मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 7 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था और इनके पिता का नाम मुंशी अजैब राय था। मुंशी अजैब राय डाकखाने में नौकरी करते थे। मुंशी प्रेमचंद को 7 वर्ष की अल्पावस्था में ही अपनी माँ के ममत्व से वंचित होना था। माँ के ममत्व से वंचित होने के उपरांत ये सौतेली माँ की कटुता और दुर्व्यवहार के शिकार हो गए। एक तरफ गरीबी, दूसरे तरफ पारिवारिक कलह, ये उन्हें विरासत में मिली थी। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, लेकिन सर्टिफिकेट का नाम, विद्यालय नाम नवाब राय था। ये नवाब राय से ही रचनाएं आरंभ की। इनके नाम से दर्जनों उपन्यास और सैकड़ों कहानियाँ मिलती हैं। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान इत्यादि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गोदान उनका अंतिम और श्रेष्ठ पूर्ण उपन्यास है, जबकि कफन उनकी अंतिम कहानी है। मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद 56 वर्षों की अवस्था में 1936 में इन लोग को त्याग दिए, यानी 1936 में उनका निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे। नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। मैदान वफा और सोजे वतन की जब्ती के उपरांत जब इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो ये उर्दू छोड़कर हिंदी में आए और नवाब राय से अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रखे। मुंशी प्रेमचंद हंस, जागरण, माधुरी इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन किए। इन पत्रिकाओं में हंस उनका अपना प्रेस था और माधुरी और जागरण में उन्होंने नौकरी की थी। 2 बैलों की कथा शीर्षक कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें बाह्य स्तर पर उन्होंने भारतीय समाज में किसान और उनके पालतू पशुओं के बीच के भावात्मक संबंध को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने किसान और उसके पालतू पशुओं के बीच के भावात्मक संबंध को प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर यह कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। कहानी में वर्णित पात्र गाया भोले भाले भारतीयों का प्रतीक है, तो हीरा मोती नामक बैल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक है। गाया क्रूर, निर्दयी अंग्रेज शासक का प्रतीक है। तो इस प्रकार ये कहानी जो है प्रतीकात्मक है और उन्हें यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और यह स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, बल्कि इसके निमित्त हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है, लगातार प्रयास करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ये कहानी प्रतीकात्मक है। इसका संकेत उन्होंने कहानी के आरंभ में ही दे दिया है। मूर्खता में गधे और बैल की चर्चा करने के क्रम में, भोलेपन में गधे और बैल की चर्चा करने के क्रम में उन्होंने अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की स्थिति की ओर संकेत किया है कि प्रवासी भारतीयों की स्थिति क्या है, यानी गोरे लोग भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और भारतीयों का ऐसा क्यों व्यवहार होता है। भारतीय क्यों असभ्य माने जाते हैं, भारतीय क्यों बर्बर असभ्य समझे जाते हैं अपनी भोलेपन के कारण। भारतीय कभी किसी पर प्रहार नहीं करते, भारतीय किसी का कभी प्रतिकार नहीं करते। उन्हें जीवन में जो कुछ मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे वे अंगीकार कर लेते हैं। इसी कारण दूसरे देश के लोग भारतीयों को मूर्ख समझा करते हैं और इसी मूर्खता के प्रतीक के रूप में उन्होंने भारतीयों की कल्पना की है। बैल के रूप में, भारतीय किसान के रूप में
भारतीयों की कल्पना की है। इस क्रम में उन्होंने चर्चा की है कि जैसे गधा जो है कभी किसी का विरोध नहीं करता, तो वह उच्च कोटि का मूर्ख माना जाता है। उसे जो कुछ हो खाने के लिए उसका स्वामी, उसका मालिक दे देता है, वह उसे स्वीकार कर लेता है। उसे रहने के लिए घर नहीं मिलता, उसे खाने के लिए पर्याप्त और अच्छा चारा नहीं मिलता, फिर भी अपनी नियति को वह स्वीकार कर अपना जीवन आगे बढ़ाता है। बैल को गधा से कम मूर्ख समझा जाता है, क्योंकि बैल कभी कभी प्रतिकार करता है, यानी अपने साथ क्रूरता बरतने वालों से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, उन पर सींगे चलाता है। इसलिए दूसरे दर्जे का मूर्ख यानी गधे से तनिक कम दर्जे का मूर्ख उन्होंने बैल को माना है। तो इस प्रकार ये बैल जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक है। कहानी का बाह्य कलेवर है कि झूरी नामक किसान जो भोले भाले भारतीयों का प्रतीक है, के पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। वह दोनों बैलों से काफी प्यार करता है और दोनों बैल भी उसे काफी प्यार करते हैं। कालांतर में झूरी का साला गाया बैलों के लिए आता है और वह झूरी से मांग कर दोनों बैलों को अपने यहाँ लेकर जाता है। रास्ते में दोनों बैल सोचते हैं कि पता नहीं क्यों उनके स्वामी झूरी ने उन्हें बेच दिया। ये भोले भाले हैं, ये समझते नहीं, ये गाया के साथ जाना नहीं चाहते हैं। कभी रस्सी इधर खींचते हैं, कभी उधर खींचते हैं, लेकिन किसी तरह गया उन्हें पकड़ कर ले जाता है। और पर ये दोनों रात में रस्सी तोड़कर गया के घर से पुनः अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसा दिखाकर लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि सबको अपनी मातृभूमि, अपना देश, अपना वतन, अपना घर प्रिय होता है। झूरी का घर जो है हमारे अपने मुल्क का, अपने देश का, अपनी मातृभूमि का प्रतीक है। तो ये दोनों बैल वापस चले आते हैं। जब ये आपको सुबह झूरी उठता है तो देखता है कि उसके नाद पर जहाँ बैल बांधे जाते हैं स्थान पर ये दोनों बैल खड़े हैं। झूरी में गले लगाता है, उन्हें पुचकारता है, दुलारता है, लेकिन झूरी की पत्नी बैलों को देखकर आग बबूला हो जाती है। वह कहती है कि ये दोनों बैल कामचोर हैं, ये काम के डर से वहां से भागकर चले आए, और वह उनके खाने पर प्रतिबंध लगा देती है। पुनः गया आता है, बैलों को ले जाता है, तो अब की बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है। ये दोनों बैल जब गया के साथ जाते हैं तो कभी गाड़ी को गड्ढे में गिराना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह गया उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है और उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधता है ताकि ये पुनः भाग ना पाए। तो ये एक तरह से समझिए कि हीरा और मोती जो है क्रांतिकारी हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कुछ हद तक अंग्रेजी सरकार ऐसा ही व्यवहार करती थी। तो दोनों बैलों को मोटी मोटी रस्सियों में बांध देता है। अपने बैल को गया खली, भूसा, दाना वगैरह देता है और इन दोनों बैलों के सम्मुख सूखा भूसा डाल देता है, केवल भूसा डाल देता है। यही स्थिति थी गुलाम भारत में कि यहाँ रहने वाले जो गोरे लोग थे उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन यहाँ के मूल निवासी भारतीयों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के माध्यम से। इसके अतिरिक्त गया इनसे बेरहमी से मेहनत करवाता था, बेरहमी से काम लेता था। ये जब काम करने में आनाकानी करते तो इन पर लाठियां बरसाता था, तो लाठियां भी खाते थे, काम भी कभी करते थे और इन्हें जीवन जीने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता था। यह स्थिति थी तत्कालीन कहानी लेखन के तत्कालीन भारत की, कि यहाँ के लोग काफी मेहनत करते थे और
मेहनत करने के बावजूद इन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता था। अंग्रेजी सरकार के द्वारा इन्हें जीवन जीने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लेकिन यहीं पर विलासिता जीवन व्यतीत करने वाले जो गोरे लोग थे उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिलती थी, वे ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। गया के यहाँ प्रवासी जीवन व्यतीत करने के क्रम में ये दोनों बैल काफी दुखी रहा करते थे, लेकिन हमारे देश की जो धरती है, धर्म की धरती है, वहाँ भी इन्हें विधाता की तरफ से तनिक प्रेम करने वाली एक बच्ची मिल गई, जो गाया के भाई भैरव की बेटी थी। वह भी प्रताड़ित थी, उसकी सौतेली माँ उसे काफी प्रताड़ित करती रहती थी। वह चुपके से आती, दोनों बैलों को एक रोटी खिला जाती, उन्हें सहलाती, उन्हें पुचकारती। गया के भाई भैरव की बेटी काफी दुखी थी, उसे अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ना मिलती थी, तो वह उस प्रताड़ना के दर्द को समझती थी और प्रताड़ित हीरा और मोती के प्रति वह प्रेम दिखाती थी कि ये भी दोनों प्रताड़ित हैं, यानी प्रताड़ित में प्रेम हो गया। गया उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध रखा था। एक दिन नन्ही बच्ची पारिवारिक बातचीत के क्रम में सुनी कि दोनों बैलों के नाकों में नथुने रस्सी डाल देना चाहिए ताकि ये भागे नहीं, बराबर भागने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस बात को सुनकर वह नन्ही बच्ची काफी दुखी हुई। वह बैलों को रोटी खिलाने के क्रम में आई, बैलों को रोटी खिलाई, सहलाई और सोची कि ये दोनों बैल जो हैं अब नाथे जाएंगे, इनके नथनों में रस्सी डाले जाएंगे। तो वह उन्हें रस्सी खोल दी कि भाग जाए, लेकिन दोनों बैल भागे नहीं, बैल खड़े हो गए, रस्सियां खुली हुई थी और भाग नहीं रहे थे। इसलिए भाग नहीं रहे थे कि उनके भागने के उपरांत लड़की को प्रताड़ित होना पड़ेगा, घर के लोग प्रताड़ित करेंगे कि इसी लड़की ने बैलों को खोल दिया है। लड़की चूंकि प्रेम करती थी बैलों से, बैल भी उनसे प्रेम करते थे और बैल ये चाहते थे कि उनसे प्रेम करने वाले को कोई प्रताड़ित नहीं करे। तो हीरा और मोती चाहते थे कि वह भैरव की बेटी प्रताड़ित न हो, और लड़की चाहती थी कि ये दोनों बैल जो हैं यहाँ की प्रताड़ना से मुक्त हो जाए, यहाँ के दुख से, कष्ट से मुक्त हो जाए, इन्हें मुक्ति मिल जाए, ये भाग जाए। लेकिन जब दोनों बैल नहीं भागे, तब लड़की जोर जोर से हल्ला कर चिल्लाने लगी कि फूफा के दोनों बैल भाग गए, फूफा के दोनों बैल भाग गए। गया लाठी लेकर दौड़ा, तो ये दोनों बैल समझे ये भागने में ही गुंजाइश है, ये वहां से गया घर से भागे, भागते भागते कुछ दूर आ गए, गया पीछे छूट गया। पुनः वह कुछ गांव के लोगों को लेने गया ताकि कुछ लोगों को लेकर आकर बैल को पकड़े। तब तक ये काफी दूर निकल चुके थे और भूख लगी थी, इसलिए मटर के खेत में घुसे। मटर के खेत में ये मन भर मटर खाए। कुछ पल उपरांत उन्हें एक सांड दिखाई दी जो इनके ओर पुकारता हुआ आ रहा था। इन दोनों बैलों ने राय किया कि सांड से लड़ना बैल के बस की बात नहीं, पर दोनों ने राय की कि एक तरफ हमसे अगर हीरा से अगर सांड जूझता है तो पीछे से मोती वार करेगा, और सांड मोती पर प्रहार करता है तो पीछे से हीरा प्रहार करेगा। इस तरफ दो तरफा वार से सांड पराजित हो जाएगा। तो ये नीति क्रांतिकारियों की नीति थी कि एक क्रांतिकारी जो थे, जैसे अंग्रेजी जमाने में झांसी पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ यह समझौता हुआ था कि एक तरफ जब अंग्रेजी फौज झांसी पर आक्रमण करेगी तो उसके पीछे से तात्या टोपे की फौज आक्रमण करेगी अंग्रेजी फौज पर। तो इस तरह दो तरफे प्रहार से अंग्रेजी फौज हार जाएगी। तो इसी तरह इन दोनों बैलों ने, ये दोनों बैल जो क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं, इन दोनों बैलों ने परामर्श किया और उन्होंने सांड को पराजित कर खड़े किया।